Human Genome Project (HGP). Human Genome Project was an international scientific research project initiated by the scientist James Watson. 1 अक्टूबर 1990 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, 13 साल चला, 2003 में ख़त्म हुआ। ठीक है, इसमें ह्यूमन के जीनोम की मैपिंग करनी थी। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व थे? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट, और बाद में आके और देश भी मिल गए। तो अगर यूएसए की कंट्रीज़ देखो आप, तो यूएसए में 2 इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व थे शुरुआत में। कौन कौन से? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, बहुत फेमस है ये, एनआईएच के नाम से आपको मिल जाएगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। बाद में कौन सा जुड़ गया इसमें इंस्टीट्यूट? वेलकम ट्रस्ट। कौन जुड़ गया बाद में? वेलकम ट्रस्ट। तो ये यूके का था। अगला देश जो जुड़ा वो वेलकम ट्रस्ट था, और उसके बाद जो और भी सब जुड़ गए, जापान, ठीक है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी। एनसीईआरटी में यही चार नाम दिए और लिख दिया अदर्स। तो आप तो ये 4 नाम याद रखना। भारत तो जुड़ा नहीं है। अब ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट ज़रूर कंप्लीट हो गया था। लेकिन ये याद रखोगे कि भले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक क्रोमोसोम था जो कि था क्रोमोसोम 1, वो उसका सीक्वेंस ख़त्म हुआ था 2006 में। ठीक है, ठीक है ना? सुनो, यस सर। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कब हुआ था ख़त्म? 2006। बट सीक्वेंस ऑफ कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम 1 क्या है? काफ़ी बड़ा क्रोमोसोम है ना, इसलिए was completed in May 2006। ठीक है, कितने क्रोमोसोम की मैपिंग की गई थी? यस सर। 24 क्रोमोसोम की। ठीक है, अब तुम कहोगे जीनोम में तो 23 होते हैं, है ना? यस सर। लेकिन एक्स और वाई दोनों को मैप करना जरूरी था ना। ठीक है, तो कितने, मतलब तो क्या किया गया? 22 तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों, ठीक है, एलोसोम दोनों लिए गए। ओके। तो 24 क्रोमोसोम में सबसे लास्ट में किसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी? क्रोमोसोम नंबर 1। हाँ, ये इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वॉल्व थे, ये सब नाम है, याद रख लेना। ये देश इन्वॉल्व थे इसमें सब, यूएसए, यूके, जापान, चाइना, फ्रांस, सब ये। फिर इसके बाद ये मेगा प्रोजेक्ट है। क्या है ये? मेगा प्रोजेक्ट है ये। क्या है ये? मेगा प्रोजेक्ट। तो अब इसमें हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भैया मेजर प्रोजेक्ट है तो कितनी क्या खर्चा आया था इसमें, खर्चे वर्चे की भी बात कर लें। इट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक, कॉस्ट, कॉस्ट कितनी आई थी? 9 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, सुन नहीं रहे तुम लोग? कॉस्ट कितनी आई थी? 9 बिलियन यूएस डॉलर। और सीक्वेंसिंग कितने की होनी थी? सीक्वेंस्ड बेस पेयर कितने थे? 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो कॉस्ट पर बेस पेयर $3, $3 का खर्चा आया। ओके, यस सर। ओके। ये अगर इतना बड़ा इसका डाटा आया था, इसका जो डाटा है इसको अपन 1 बोल देते हैं, इसका जो डाटा स्टोरेज है वो इतना बड़ा है
डाटा ऑब्टेन्ड इज सच इन अ लार्ज क्वांटिटी कि अगर आप AGTC करते हुए कितनी किताबें लिखो, रुकना बता रहा हूँ मैं, देख के बताना पड़ेगा, भूल जाता हूँ ये सब चीज़ें। हाँ, अगर आप एक पेज पे 1000 लेटर लिखो, एक पेज पे 1000 लेटर लिखो, सुन नहीं रहे तुम लोग? Yes, sir. 1000 लेटर इंटू 1000 पेज इंटू ऐसी कितनी किताबें बन जाएंगी? 3300 किताबें, ठीक है? मतलब टोटल लेटर्स कितने हो गए देखो जरा, 33003030, वही आ गया लगभग 320/9। ओके, Yes, sir. ओके। क्या टॉपिक पढ़ते हो तुम लोग भी, ये भी कोई पढ़ने के टॉपिक है? कितने रुपए खर्चा आया? गोल क्या था इसका? आइडेंटिफाई करना कि हमारे ह्यूमन में जितने जीन्स हैं उनके बारे में पूरा कितना आइडेंटिफाई किए गए। आइडेंटिफाइंग ऑल द 20 to 25,000 जीन्स, सुन रहे हो तुम लोग? आइडेंटिफाइंग ऑल 20 to 25,000 जीन्स, ठीक, इन ह्यूमन DNA। Yes, sir. बताओ ह्यूमन की ऐसी कौन सी सेल थी जिसका यूज़ नहीं किया जा सकता था इसमें, इस गोल को अचीव करने के लिए? ऐसे ही पूछ रहा हूँ लिखते लिखते क्वेश्चन, सोच के बताओ, ह्यूमन की ऐसी कौन सी सेल थी जिससे जीनोम ऑब्टेन नहीं किया जा सकता था? तो एक तो अपना ये था गोल कि 20 से 25,000 जीन्स जो है वो ह्यूमन DNA से हमें ऑब्टेन, उसके बारे में पूरी हमें प्रोसेसिंग करनी है, उसकी पूरी मैपिंग करनी है हमें, ठीक है? उसका आंसर है, जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है RBC। अब सुनो, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। अब दूसरा इसका गोल क्या है कि जो 3 मिलियन केमिकल बेसेस हैं जो ह्यूमन DNA को बना रहे हैं उसको पूरे को सिक्वेंस करना, ठीक है? आपको NCERT में 6 पॉइंट लिखे हैं, पूरे याद होने चाहिए। सो डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ थ्री बिलियन केमिकल बेसिस, सोना मत, ठीक, सोना मत। फिर इस पूरी इंफॉर्मेशन को किस में रखना? डाटाबेस में रखना, ठीक है? स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, ठीक है? सुनते ही नहीं, पहले कितना सुनते थे, समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर ऐसे टूल्स बनाना, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा का एनालिसिस भी तो ज़रूरी है सॉफ्टवेयर्स की मदद से। और फिर इस टेक्नोलॉजी को दूसरे फील्ड में क्या कर देना? ट्रांसफ़र। जैसे हमें ये पता पड़ गया है कि आज इंसुलिन कैसे बनाते हैं ह्यूमन का, तो उसको उस फैक्ट्री को दे देना जो इंसुलिन बनाती है। जैसे इली नाम की कंपनी बनाती ना इंसुलिन, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देना। कौन सी कंपनी बनाती है इंसुलिन? इली लिली, कौन सी? तुम्हारे NCERT में ही है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इली लिली। तो ट्रांसफ़र द रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो भी हमें जीन्स के बारे में पता पड़ रहा है उसको उस खास तरह की कंपनी को दे देना, उस ट्रांसफ़र कर देना टेक्नोलॉजी को टू अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स में से ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है?
लाइक बायो इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको, लाइक इंडस्ट्रीज। ओके ओके, तुम्हें ये जो दो दिख रहे हैं ना, स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस और इम्प्रूविंग टूल्स, इसके लिए एक अलग फील्ड बना दी गई है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर्स में डाटा फीड किया गया है और इससे इससे टूल्स बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए टूल्स बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो पता करते हैं किससे क्या होता है। ठीक है, और छठवां एड्रेसिंग। अब देखो क्या होता है, जब डीएनए की अपन लोग फिंगरप्रिंटिंग करेंगे या कुछ करेंगे तो कुछ एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं, है ना। लोग बाग भी कह सकते हैं सब कुदरत के संग छेड़छाड़ है। तो ऐसे इशू को सॉल्व करने के लिए एक अलग कमेटी रहती है, तो उसको हम बोल रहे हैं ELSI, LSI, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इशू। ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ELSI का। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELSI? एथिकल, लीगल, सोशल इशू। ठीक है, अरे आगे चल सकता हूँ, इजाजत हो तो। यस सर। Yes, sir. अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने ओके, तो ह्यूमन के अलावा और भी सारे ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, ठीक है, क्लासिफाई की, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग सुन रहे हो। ह्यूमन के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी मैपिंग की गई है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, बैड क्राई। क्या तरीका? बैड क्राई। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो, ABCDRYW। कौन सा ठीक लग रहा है? Bad call. ये नीतू क्या बना रही हो तुम? ये सुनो, तो सीक्वेंस करने के लिए ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म है, एक तो बैक्टीरिया है, मतलब इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस किया गया है। कौन कौन से हैं वो? बैक्टीरिया है, कौन सा है बैक्टीरिया, कौन सा? ई कोलाई। ठीक, इसके अलावा एक मस्टर्ड फैमिली को प्लांट बिलोंग करता है, एरेबिडोप्सिस। ठीक है, फिर है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसे तो आप जानते ही हो बचपन से। द जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, द टूल ऑफ जेनेटिक्स, फ्रूट फ्लाई, मक्खी। फिर है कीनोराइब्रेटिस एलिगेंस, ये एक नीमेटोड है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्री लिविंग नीमेटोड है ना, नॉन पैथोजेनिक और फ्री लिविंग नीमेटोड है ये। इसके अलावा राइस का जीनोम सबसे छोटा है, और जो ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें सीक्वेंस किया गया है। ओके ओके, ह्यूमन के अलावा। Yes, sir. राइस जीनोम प्रोजेक्ट है हमारे कोर्स में। मैंने तो सिर्फ नाम बोला है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट को क्या करना है जान के? क्योंकि मैम ने पढ़ाया था और बोला था कि है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, मैं डबल पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, Yes. ऐसे डरा मत करो तुम लोग। मेथडोलॉजीज जो अडॉप्ट की गई वो कौन कौन सी अडॉप्ट की गई? सीक्वेंस एनोटेशन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन कौन सी की गई मेथडोलॉजीज अडॉप्टेड? बोलो, नाम तो बोलो फिर मैं बताऊं। टैग की स्पेलिंग क्या होगी? Sequence analysis, T नहीं, ये जो और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, और जो होस्ट यूज किए Yes. गए डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए वो लिए गए बैक्टीरिया और ईस्ट, जबकि जो वेक्टर यूज किए गए थे वो थे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम।
ठीक, ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, बैक का मतलब? एक्चुअली क्या किया जाता है, जैसे कि मान के चलो डीएनए को पहले फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? फ्रैगमेंट में फ्रैगमेंट्स में तोड़ डिवाइड। देते हैं। फिर इनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए एक और काम करते हैं हम लोग ना बैक्टीरिया के अंदर इनोकुलेट करा देते हैं उसको। अब बैक्टीरिया का अपना खुद का जो डीएनए होता है, बैक्टीरिया के अंदर आपको पता है प्लाज्मिड होता है, जैसे प्लाज्मिड सुना है आपने, प्लाज्मिड बताया मैंने कई बार प्लाज्मिड। ये सब। तो हम उसी के संग अपना डीएनए चिपका देते हैं यहाँ पे। अब जब वो अपने डीएनए की कॉपी बनाता है प्लाज्मिड की, तो हमारा भी डीएनए इस तरीके से डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इससे हम लोग कई मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं डीएनए को, या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि डीएनए तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको टुकड़ों में तोड़ के ही काम करना पड़ता है। ठीक, यस सर। मैंने क्या बोला, डीएनए को टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ किससे बनाते हैं, कौन से होस्ट बताया मैंने, या तो बैक्टीरिया लेंगे या ईस्ट, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, यस सर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर, क्लियर है सर। एक मिनट, ये इसने क्या बना दिया नीतू ने, जाने लाइनें सी ड्रॉ कर दी हैं, इसको हटा दूँ मैं एक मिनट। ठीक है, अब ये लाइन पे आ जाओ वापस, अब इस पे जाओ, एनोटेट वाला ये हटाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बात कर रहे हैं? तो सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेंगर। ठीक है ना, तो जो फ्रेडरिक सेंगर थे, डॉक्टर सेंगर लिखा हुआ है, फ्रेडरिक सेंगर जो थे, उन्होंने एक टेक्निक अडॉप्ट की थी। उन्होंने सीक्वेंसिंग करना सिखाया था हमें, कि अगर आपके पास डीएनए हैं तो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए थे इन्होंने। ठीक है, क्या बनाए थे इन्होंने? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स बनाए थे, जिसको हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि भैया किसी डीएनए में कौन कौन से सीक्वेंस मौजूद है, ए जी टी सी सब कुछ लिख सकते हैं हम इसमें। तो सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब होता है जितने भी सीक्वेंस हैं उन सबको नोट डाउन कर लेना। तो इसकी टेक्निक किसने बताई थी सबसे पहले? डॉक्टर सेंगर ने। ठीक है, और इन्होंने ही वो टेक्निक बताई थी जिससे कि हम लोग अमीनो एसिड बता सकते हैं प्रोटीन में। तो मतलब डॉक्टर सेंगर की टेक्निक से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो प्रोटीन में कौन कौन से अमीनो एसिड है वो भी लिख सकते हैं बैठ के, और एक डीएनए के ऊपर कौन से न्यूक्लियोटाइडेड बेसेस हैं वो भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सर नहीं समझ आया, लिखना मतलब? लिखना मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन से बेसेस मौजूद हैं। जैसे पहले ए है, फिर जी ओके। है, फिर टी है, फिर सी है। तो ये टेक्निक सबसे पहले डॉक्टर सेंगर ने डेवलप करी थी, और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बता दिया था कि हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि प्रोटीन कौन कौन से मौजूद हैं, सॉरी प्रोटीन के ऊपर अमीनो एसिड कौन कौन से मौजूद हैं। अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी हम जान सकते हैं इससे। तो उन्होंने जो ओके सर। इंस्ट्रूमेंट बनाया था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ऑटोमेटेड, बोलो, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ठीक है, यस सर। तो पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है कि इसमें कोडिंग सीक्वेंस भी सीक्वेंस होगा और नॉन कोडिंग भी सीक्वेंस होगा। ठीक है, यस सर। अब तुम्हें ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा जीन प्रोटीन बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है? ये कैसे पता पड़ेगा? हालांकि हम इससे भी पता कर सकते हैं सीक्वेंस एनोटेशन से, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइसली कैसे पता पड़ेगा कि कौन प्रोटीन बना रहा है, कौन नहीं बता रहा है?
बोलो ना कैसे पता पड़ेगा भाई? उसमें तो सारा पूरे रीज़न होंगे ना, उसमें तो इंट्रॉन एक्सॉन सब कुछ होगा। हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा प्रोटीन बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा है? वो तो पूरा सीक्वेंस ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर तो सब कुछ सीक्वेंस कर देगा जितना है। एंजाइम यूज करके। तो हाँ, एंजाइम यूज़ करेंगे। हम करेंगे क्या इसमें कि हमें ये तो पता है कि डीएनए क्या करेगा, अपना आरएनए बनाएगा डीएनए आरएनए, यस सर। जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा आरएनए तो बनाएगा। तो अब हम सेकेंड टेक्निक यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। यानी हम इस टेक्निक में क्या करेंगे, जो आरएनए बना रहा है उसको टैग करेंगे बस केवल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एमआरएनए निकाल लेंगे सीधे। क्या निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे इसके लिए? एमआरएनए। मैं सोचा बीच में बना दूंगा, रुको। तो इसके लिए हम एमआरएनए निकाल लेंगे, मतलब डीएनए में डीएनए नहीं रखेंगे, हम एमआरएनए निकाल लेंगे ना। अब इस एमआरएनए Yes, से हम डीएनए बनाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन की अपोजिट प्रोसेस है ना। यस सर। इससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, सी डीएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इस पे आ जाएगा सीक्वेंस। जैसे इस पे सीक्वेंस है AUGC, तो इस पे आ जाएगा TACG। यस सर। तो हमें वो वाला डीएनए मिल गया ना जिस पे सीक्वेंस जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा cDNA के फॉर्म में, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। कैसे होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और हम अगर चाहते हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाए तो हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से इसको डबल स्ट्रैंड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यस एमआरएनए लेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लेंगे, cDNA मिल जाएगा, साथ में एमआरएनए भी रहेगा क्योंकि मिक्सचर तो दोनों का होगा। तो हम एमआरएनएज एंजाइम्स की मदद से इसको डाइजेस्ट करा देंगे, cDNA बचेगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हमें चाहिए तो डीएनए पॉलीमरेज ले लेंगे हम लोग। तो हमें वो वाला डीएनए मिल गया जो कि क्या बनाएगा, प्रोटीन कोड करेगा। और अब फ्रेडरिक सेंगर ने जो मेथड सुझाया था उसकी मदद से हम आसानी से उसकी भी सीक्वेंसिंग कर लेंगे। इससे हमें प्रॉपरली पता पड़ जाएगा ना कौन से फालतू डीएनए, कितना जंक डीएनए हमारे पास, यस सर। ठीक है। तो दो टेक्निक है इसमें, कौन कौन सर सी जो टेक्निक है? cDNA होता है हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। सर, उसके अंदर एक भी इंट्रॉन्स मतलब इंट्रॉन नहीं होंगे बिल्कुल भी। उसके अंदर इंट्रॉन नहीं होंगे, वो तो हमने एमआरएनए से ऑब्टेंड किया है ना। ओके सर। एमआरएनए से ऑब्टेंड किया है हमने। मैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एमआरएनए से ऑब्टेंड किया है सीधे सीधे, यस सर। ठीक है। आगे। ये फिर से आ गई कहानी। मैं ये लिख रहा था लेकिन मैं बोर हो गया था। कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखने में मज़ा आता है। कंटेन रटो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन हैं कितने, 3000, ठीक। ये सब पता पड़ा हमें। इसके बाद एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, सब 3 चल रहा है इसमें। 80,000 है। 80 नहीं है वो, 30,000 भी गलत देख दिया। गलत नहीं, सही लिखा, तुम नहीं पकड़ने पा रहे थे मेरे को। एवरेज जीन में कितने बेसेस होते हैं, 3000 बेसेस, ठीक है। 80,000 नहीं था वो, 30,000 था। ये लिखा है एनसीईआरटी में, 80,000 एस्टिमेट किया था इंसानों ने, लेकिन निकला कितना, 30,000। एस्टिमेशन ज़्यादा कर लिया था, ठीक। यस सर। फंक्शंस आर अननोन,
50% के तो हमें फंक्शन ही नहीं पता कुछ क्या है, क्या ये क्यों है, ये फंक्शंस आर अननोन। अच्छा ये कैसे पता पड़ा कि हमारे पास, देख एक मिनट में ये बोल रहा हूँ, फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। अभी तो इनके फंक्शन ही नहीं पता, ठीक। और जितना हमारा जीनोम है उसका सिर्फ 2% ही प्रोटीन को कोड करता है, ठीक। लेस देन कितना, 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी ए जी सी, इस तरीके से। तो रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप very large portion of human genome। सुन रहे हो तुम जानवी? यस ओके। लार्जेस्ट जीन, इसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन, ठीक है ना, बस ये लास्ट लाइन याद रखो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीन, ओके। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को करता है। अच्छा ये भी याद रखना है आपको, क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन। सबसे ज़्यादा जीन किस पे मौजूद थे? क्रोमोसोम 1 पे। कितने निकले? 2968 जीन। और क्रोमोसोम Y has fewest। क्रोमोसोम Y पे 231 जीन, ठीक है। अतुल हो तुम वहां पे? अतुल क्या हुआ सर? तुमसे बात करनी है, मैन टू मैन टॉक करते हैं अपन। यस सर। ओके सुनो, देखो अतुल, हाँ सर। क्रोमोसोम Y पे सबसे कम जीन है। हाँ सर। और सोचो सबसे छोटा जीन भी क्रोमोसोम Y पे ही है, उसका नाम है यस सर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग TD। फैक्टर। मतलब हमारे में ऐसे जीन है, सुन रहे हो अतुल, हमारे में ऐसे जीन है हाँ। जो कि तुरंत प्रोटीन बना देते हैं, टाइम नहीं लगता, ठीक है। और ये गर्ल्स में देखो, हाँ गर्ल्स में देखो, ये क्रोमोसोम Y X पे मिलता है, ये क्रोमोसोम X पे मिलता है, ये वाला जीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। देखो कितने बेस पेयर है, 2.4 मिलियन बेस पेयर। तो लड़कों की आदत रहती है जल्दी से तैयार हो लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। मेरे घर में भी पापा चिल्लाते रहते हैं, मम्मी को टाइम लगता था, मतलब अब तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। तो लार्जेस्ट जीन साइज जो है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन है, ये एक्स पे मिलता है। और स्मॉलेस्ट जीन साइज जो है वो है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा, ठीक है। यस सर। ओके सभी लोग सुन रहे हो? हाँ। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिस। यहीं से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत होती है क्या? सर रेट्रो वायरस था ना इस चैप्टर में, उससे कुछ बीमारी होती है? HIV वायरस ही रेट्रो वायरस होता है। हाँ। दुनिया की खतरनाक बीमारियों में से एक है। आप लोगों को मैं 1 मिनट कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, इंसान ने मलेरिया का टीका खोज लिया है, वैक्सीन ढूंढ ली है, ठीक है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, इंसान ने मलेरिया का इलाज ढूंढ लिया, टीका ही ढूंढ लिया है, वैक्सीन आ गई है मलेरिया की, ठीक। कैसी लगी खबर? नई खबर दी मैंने Yes. आपको, अच्छी लगी? ठीक ठीक। ठीक।
ठीक तुम लोग इसलिए वो हो रहे होगे कि अब इलाज क्या करके पैसे कैसे कमाएंगे आगे जाके। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं। इसको स्नेप्स बोलते हैं। यहाँ से हम कल चर्चा करें क्योंकि यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत हो रही है, यस सर। है ना। अब बस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग Yes, इसमें sir. और बताना है मुझे, और यहीं से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत होगी। राइस जीनोम प्रोजेक्ट देखो मैंने इसमें डाल रखा था, बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा था, लेकिन मैं पूरा बता दूंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेंगे अपन, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, डीएनए को काटेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे उसका, इसमें इस तरह से एक बैंड मिलेगा। ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है। टेंडम रिपीट, सेटेलाइट रिपीट वगैरह सब क्या होते हैं, रिपीटेटिव डीएनए, सेटेलाइट डीएनए क्या होंगे, वीएनटीआर को हम प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख लेते हैं, ठीक। यस सर। और मैं तुम्हारे को पढ़ाते समय लिख पाऊँगा, इसलिए कल पूरा लिख जाएगा।